चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे विद्रोह की, एक ऐसी क्रांति की जिसकी गूंज इतिहास के पन्नों में आज भी सुनाई देती है। सोचिए, सिर्फ एक लाइन, और ये लाइन एक ऐसे बड़े विद्रोह की जमीन तैयार कर देती है जो जंगल के दिल से पैदा हुआ था। जी हां, ये कहानी है बिरसा मुंडा की। अब किसी भी विद्रोह को समझना है तो पहले ये समझना जरूरी है कि वो शुरू क्यों हुआ। तो चलिए पहले उस उत्पीड़न को समझते हैं जिसने इस क्रांति की आग लगाई। तो ये पूरा संघर्ष शुरू हुआ दिकुओं के आने से। अब सवाल उठता है कि ये दिकु कौन थे। देखिए, ये वो शब्द है जो आदिवासी लोग बाहरी लोगों के लिए इस्तेमाल करते थे, और जब ये दिकु आए ना तो आदिवासियों की दुनिया सचमुच पूरी तरह से बदल गई। यहां असल में दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव हो रहा था। सोचिए, एक तरफ थी आदिवासियों की खुटकट्टी व्यवस्था, मतलब जमीन किसी एक की नहीं, पूरे कबीले की, सबकी। और दूसरी तरफ अंग्रेजों ने अपनी जिम्मेदारी व्यवस्था थोप दी, और इसी ने धीरे धीरे आदिवासियों के उस पूरे सिस्टम की कमर तोड़ दी। ये जो टाइमलाइन है ये एक सदी की कहानी बताती है। प्लासी की लड़ाई से लेकर फॉरेस्ट एक्ट तक ये सब एक के बाद एक ऐसे कदम थे जिनसे अंग्रेजों ने बहुत चालाकी से आदिवासी समुदायों से उनकी जमीन छीनी, उनके जंगल छीने और आखिरकार उनकी आज़ादी भी। तो जाहिर है जब इतना जुल्म हो रहा था तो कहीं न कहीं से एक चिंगारी तो उठनी ही थी। चलिए देखते हैं कि इस माहौल ने कैसे एक महान नेता को जन्म दिया। और इसी घोर गरीबी और बेबसी के माहौल में उम्मीद की एक किरण की तरह जन्म हुआ बिरसा मुंडा का। लेकिन उन्हें जो शिक्षा मिली ना, उसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। ये एक तरह से उनकी अपनी पहचान को ही मिटाने की कोशिश थी। बहुत जल्द बिरसा को एक बात साफ समझ आ गई। साहिब एक टोपी है। इसका मतलब क्या था? मतलब ये कि चाहे वो अंग्रेज सरकार के अफसर हों या फिर ईसाई मिशनरी, टोपी भले ही अलग हो, मकसद सबका एक ही था, आदिवासियों पर अपना कंट्रोल जमाना। और बस यही वो एहसास था जो एक टर्निंग पॉइंट बना। यहीं से एक साधारण सा छात्र एक क्रांतिकारी नेता बनने की राह पर चल पड़ा। उनका ये पूरा सफर देखिए कितना जबरदस्त था। एक मिशनरी स्कूल के छात्र से वो अपने लोगों के धरती आबा बन गए, यानी कि पूरी धरती के पिता। देखिए, उनका जो लीडरशिप था ना, वो किसी किताब या थ्योरी से नहीं आया था। वो गढ़ा गया था मुश्किल समय में अपने लोगों की सीधी सेवा करके। इसके बाद उन्होंने एक नया पंथ शुरू किया, बिरसायत। और ये सिर्फ एक धर्म नहीं था, ये एक बहुत ताकतवर जरिया बन गया अपने लोगों को एक साथ लाने का और बाहरी असर के खिलाफ अपनी संस्कृति और पहचान को बचाने का। अब जब हजारों लोग उनके साथ जुड़ गए तो बिरसा समाज सुधार से एक कदम आगे बढ़कर खुले विद्रोह की ओर बढ़ चले। और अब ये कोई छोटा मोटा विरोध नहीं रह गया था, ये तो जंग का ऐलान था अपने राज के लिए, जिसे वो कहते थे अबुआ राज। इसी विद्रोह को इतिहास में उलगुलान के नाम से जाना गया, मतलब एक महान हलचल, द ग्रेट टमल्ट। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई, अपने पारंपरिक तीर कमान के साथ, और उनके लोगों ने उन सभी चीज़ों पर हमला किया जो जुल्म की निशानी थी। जाहिर है इससे अंग्रेजी हुकूमत में खलबली मच गई। लेकिन इस विद्रोह का अंत बहुत ही दर्दनाक हुआ। जनवरी 1900 में डोंबारी पहाड़ी पर आखिरी लड़ाई हुई। वहां अंग्रेजों की फौज ने बिरसा के लोगों को चारों तरफ से घेर लिया और सैकड़ों मर्दों, औरतों और बच्चों को बेरहमी से मार डाला। तो हाँ, विद्रोह को तो बेरहमी से कुचल दिया गया। लेकिन बिरसा की कहानी यहां खत्म नहीं हुई। 500 रुपए उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी रकम थी, और यही इनाम अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा के सर पर रखा था। लेकिन दुख की बात यह है कि उन्हें पकड़वाया भी अपनों में से ही किसी ने, धोखे से। और महज 25 साल की उम्र में रांची की जेल में उनकी रहस्यमयी मौत हो गई। लेकिन उनकी ये कुर्बानी बेकार नहीं गई, ये एक बहुत बड़े बदलाव की वजह बनी। उस उलगुलान ने अंग्रेजी हुकूमत को अंदर तक हिला के रख दिया था। नतीजा, उन्हें मजबूर होकर छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पास करना पड़ा। और ये कोई मामूली कानून नहीं था, यही वो कानून है जिसने आदिवासियों की जमीन को उनसे छीनने से बचाया, और ये आज भी उनके हक की एक मजबूत ढाल बना हुआ है। और आज देखिए बिरसा मुंडा की विरासत कितनी बड़ी है। लोग उन्हें भगवान बिरसा मुंडा कहकर पूछते हैं, और उनका जन्मदिन 15 नवंबर अब पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जाते जाते एक सवाल जरूर मन में आता है। बिरसा के उलगुलान ने जमीन तो बचा ली, ये बात सच है, पर क्या उसने पहचान के एक ज्यादा गहरे और लंबे संघर्ष की शुरुआत भी कर दी? एक ऐसा संघर्ष जो शायद आज तक चल रहा है।